हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ को, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और वो सारे केस लॉज जिन्होंने हेल्प किया है आर्टिकल 14 को शेप करने में। तो शुरू करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है? एवी डाइसी ने अपनी बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डेवलप किया था कि द रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से, चाहे आप हो या मैं हूँ, प्राइम मिनिस्टर हो, कांस्टेबल हो या क्लर्क हो, अगर हम में से कोई ऐसा एक्ट करता है जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है तो लॉ हम सब पर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है और हम सबको सिमिलरली ट्रीट करते हैं। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। ऑलवेज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सुप्रीम होता है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो लोग जिन्हें वो गवर्न कर रहे हो, दोनों का ही इक्वल ट्रीटमेंट होगा। यही है आपका रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलता है? तो ये कॉन्सेप्ट मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह मिलेगा। पहला प्रीएम्बल में, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की। दूसरा है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। इसके हिसाब से हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिशन करना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऐसा लॉज की डिमांड करनी चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड करवा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 पहले ये बोल रहा है कि हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, ये एक नेगेटिव अप्रोच। फिर कह रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट हमें डिमांड करना चाहिए, जो पॉजिटिव अप्रोच के लिए। ये दोनों हैं या आर्टिकल 14 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेट्स डिस्कस आर्टिकल 14 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 14 क्लॉज 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Let's discuss that article 14 clause 1, that is equality before law in English law concept। रूल ऑफ लॉ जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, क्लर्क हो या कांस्टेबल, अगर इनमें से कोई भी एक्ट या ओमिशन करता है जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, लॉ उन सबको सिमिलरली ट्रीट करेगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल है लेडी जस्टिस को। आपने देखा ही होगा, वो ब्लाइंड फोल्डेड रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। जस्टिस जजमेंट सुनाते वक्त किसी भी पर्टिकुलर इंसान की पोजीशन का या रैंक का कोई वेंटेज नहीं होगा। एवरीवन इज़ द सेम पैडस्ट्रेन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जो कि है आर्टिकल 14 क्लॉज 2। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट और ये कहता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, हर इंसान पर हर एक लॉ ही एक जैसा अप्लाई हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समझते हैं अब हम एक एग्जांपल से के थ्रू। तो सोचिए कि एक घर में दो बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 10 साल का है, और हमने कहा कि घर में दो बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, दोनों का प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, दोनों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एट्सेट्रा। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि 5 साल के बच्चे को जितना खाना मिल रहा है उतना ही खाना 10 साल के बच्चे को मिलेगा? ये दोनों के एक्सपेंसिव सेम हो क्या हो सकता है? नहीं ना। बेटर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम उन दोनों की नीड्स को डिफ्रेंशिएट करें, उन दोनों की नीड्स को क्लासीफाई करें। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहता है कि अगर दो लोग जो इक्वल नहीं हैं, जो अनइक्वल सिचुएशन में हैं, उन पे एप्लीकेबल लॉज भी डिफरेंट हो। तो अब जानते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। इक्वलिटी बिफोर लॉ डिस्कस किया गया आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में, और एक नेगेटिव अप्रोच मतलब ये बोलता है कि वी शुड नो अफोर्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लस इक्वलिटी बिफोर लॉ में लॉ बहुत ही जेनरिक सेंस यूज़ किया गया है, मतलब एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो बहुत ही जनरली यूज़ किया गया है, एज अ स्टैंडर्ड नॉर्म यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जो कि डिस्कस किया गया है आर्टिकल 14 क्लॉज 2 में। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। ये कहता है कि हमें ऐसा लॉ बनाना चाहिए, ऐसा लॉ डिमांड करना चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड करवा सके। यहाँ पर जो लॉज वर्ड है प्लूरल है,
तो ये बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर वुमेन प्रोटेक्शन के लिए या वुमेन की सेफ्टी के लिए हमें स्पेशल लॉ फॉर्मुलेट करते हैं तो क्या वो आर्टिकल 14 वायलेशन हो जाएगा? नहीं ना, यही लॉजिक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। वो ये कहता है कि बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन इज़ मस्ट दैट डिफरेंट फैक्टर एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री, और जब हम इनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे तभी तो बेटर लॉज ला पाएंगे। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज़ करना, कास्ट डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, इन सब को रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम क्लासीफाई करेंगे तभी तो बेटर लॉज ला पाएंगे। तो अभी तक ये जो क्लियर हुआ होगा, बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है। अगर मैं 5 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो ये दोनों के लिए बेहतर होगा इसी क्लासिफिकेशन को अंडर एडवांटेज से बचाने के लिए। वी हैव फॉर्मुलेटेड अ टेस्ट जो कि डेवलप्ड हुआ था केस में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में। इस टेस्ट में 2 कंडीशन हैं। पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा है रेशनल नेक्सस। तो चलिए समझते हैं इसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूल ने सोचा कि मैथ टेस्ट लिया जाए कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के सारे बच्चों को बुलाया और उनको सेम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए। तो क्लास 12 का बच्चा जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है वही क्लास 5 का बच्चा भी अटेम्प्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस था कि क्लास 5 का बच्चा उस टेस्ट में कम स्कोर करेगा। तो क्या उसके लिए फेयर रहेगा? नहीं। तो ये तो ज़रूरी है कि हम क्लास 12 और क्लास 5 के बच्चों के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर बनाए। यही है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अगर आप 2 ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप रीज़न असाइन करें कि आप उन्हें डिफरेंशिएट किस बेसिस पर कर रहे हैं। देयर हैज़ टू बी एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब देयर हैज़ टू बी एन इंटेलिजिबल रीज़न। एक ऐसा रीज़न हो जो ये क्लियर कर सके हमने इन्हें 12th के बच्चों से 5th के बच्चों से क्यों डिफ्रेंशिएट किया है। तो क्लासिफिकेशन तो हो गया स्टेप 1। अब क्लास 12th और क्लास 5th के बच्चों को सेपरेट आउट करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो क्या आप ये चाहेंगे कि क्लास 5th का बच्चे को भी हम 12th के लेवल की ही पढ़ाई कराएं और उसको सेम पेपर दें? नहीं ना, आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों को उनके लेवल का क्वेश्चन पेपर दें। यही है आपका रेशनल नेक्सस। ये बोलता है कि जो भी आपका पर्पस है डिफ्रेंशिएट करने का और जो भी आपका रिज़ल्ट अचीव करना है उन दोनों के बीच में नेक्सस होना चाहिए। इट मीन्स कि क्लासिफिकेशन और डिज़ायर एंड के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। दिस इज़ योर रेशनल नेक्सस। तो मैंने अभी तक आपके साथ जो भी डिस्कस किया है 1970 से वो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है ओल्ड डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन बहुत ही नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच का लगने लगा। तो रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया इस न्यू डॉक्ट्रिन को इस रीज़न के साथ कि इक्वालिटी बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है। चेंजिंग टाइम के साथ साथ सोसाइटी नीड्स चेंज होते जाएंगे, पब्लिक वेलफेयर के मायने चेंज होते जाएंगे। अगर कोई भी एक्ट से वो टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है तो हमें ये नहीं बोल सकते कि वो इक्वालिटी का टेस्ट भी क्वालिफाई कर रहा है। ये जो न्यू डॉक्ट्रिन था बहुत ही डायनामिक एंड एक्टिविस्ट नेचर का था और उन्होंने ये भी कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। न्यू डॉक्ट्रिन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ का स्कोप एक्सपेंड करते हुए कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ विल इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यही व्यू अडॉप्ट हुआ था। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने कहा था आर्टिकल 14 का सोल मकसद यही है कि स्टेट एक्शन से आर्बिटरीनेस स्ट्राइक आउट कर सके। स्टेट का कोई भी एक्शन आर्बिटरी ना हो, ऐसा करने से आर्टिकल 14 इंश्योर करता है फेयरनेस एंड इक्वालिटी। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी एक्शन आर्बिटरी हुआ तो आपका सीधा मतलब ये होता है कि इक्वालिटी को अगेंस्ट इसके फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या वो कोई टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो आर्बिटरी हुआ दैन इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी।
तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलफारा के केस में हमें मिला था ओल्ड डॉक्ट्रिन, जिसने हमें दिया था सेकंड टेस्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सिस। इन दोनों टेस्ट में अगर हम रीजनेबलनेस ऐड करें तो वो बन जाता है हमारा न्यू डॉक्ट्रिन। सो न्यू डॉक्ट्रिन इज़ अ रीजनेबलनेस प्लस द एग्जिस्टिंग टेस्ट। सो द न्यू डॉक्ट्रिन टारगेट आर्बिटरीनेस एंड सपोर्ट रीजनेबलनेस। इट सेज इफ़ एनी आर्बिटरी इट अपोज टू इक्वालिटी इट। इसी कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन की आगे जाके वी हैव द गोल्डन ट्राइंगल बिटवीन 14 आर्टिकल 1921। और मैंने आर्टिकल 14, 19, 21 यानी कि गोल्डन ट्राइंगल पे मैंने वीडियो भी बना दी थी पहले ही। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर सबसे ज़्यादा करें। थैंक यू।